एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। एएसके आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। इसका एग्ज़ाम 12 नवंबर 2021 को होना सुनिश्चित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस अर्थात समाज विज्ञान का पेपर। स्टूडेंट, सबसे पहले ये कन्फर्म कर दूँ, ये एक मॉडल पेपर है और यकीनन पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर अगर ये मॉडल पेपर है तो इससे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चंस के बीच से। कैसे? एक बहुत बड़ी कहानी इसमें लिखी मिलेगी इस बुकलेट में, और उसी के बीच से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाएगा और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर से कुछ भी नहीं मिलना है। वैसे तो इसका पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर दिया हूँ, अब बारी है पार्ट सेकंड का। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन हमें देखना है पार्ट सेकंड में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर दिया हूँ। और मैं पार्ट फर्स्ट में आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर, जो कि आपने बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया। बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया। तो चलिए देख लेते हैं आखिरकार क्या है सही इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। अनुराधापुरा श्रीलंका की प्राचीन राजधानी में से एक है। मतलब श्रीलंका की पहले एक राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम अनुराधापुरा था। लेकिन जरा रुकिए, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन है इस बार के आपके नस एग्जाम का। तो श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। अच्छा, इसे याद कैसे रखेंगे? तो देख लीजिए, जैसे श्रीलंका का जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो श्री से स्टार्ट होता है, ठीक वैसे इसकी राजधानी का नाम श्री से ही स्टार्ट होता है। तो श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुरम। चलिए आगे चलते हैं। जो एक अच्छी तरह से संरक्षित पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर आखिरकार पुरातात्विक स्थल क्या है? तो देखिए, पुरातात्विक स्थल उसे घोषित किया जाता है या उसे कहा जाता है जो कि बहुत प्राचीन होते हैं। वहाँ पर प्राचीन इमारतें होती हैं या फिर प्राचीन स्थान होते हैं जो कुछ ना कुछ बताना चाहता है या उसका महत्व होता है। उसको हम बचाने के लिए कि उसका कोई क्षरण ना करे, उसको कोई तोड़े नहीं, नष्ट नहीं करे, वहाँ पर आसपास गंदगी ना फैलाए, इसलिए उसे हम पुरातात्विक स्थल में घोषित कर देते हैं। ठीक है। और इसको घोषित करने का काम कौन करता है? अगर मन में आपके ये प्रश्न हो तो यूनेस्को इज करेक्ट आंसर। यूनेस्को ही हर एक चीज़ को पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित करता है या विश्व विरासत स्थल भी उसे कहते हैं। आगे देख लीजिए, यह शहर एक विश्व विरासत स्थल भी है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया ठीक वैसे ही देखने को मिल रहा है। बौद्ध जगत में पवित्र माने जाने वाला यह प्राचीन शहर आज कई मठों एवं स्तूपों से घिरा है। तो मतलब अनुराधापुरा शहर में बौद्ध की नगरी मानी जाती थी, बौद्ध लोग वहाँ रहते थे। ठीक है, ये रहा हमारा कथन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो अनुराधापुरा में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत के ऐतिहासिक अवशेष होने की संभावना है? और आपको 4 चित्र दिखाया गया है। तो आपको ये पहचानना है स्टूडेंट्स कि इन चित्रों में से ऐसा कौन सा चित्र है जो हो सकता है कि अनुराधापुरा का हो। तो देखिए, इसको आप कैसे कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ मैं कन्फर्म कर देता हूँ। बौद्ध जगत की नगरी या बौद्ध जगत का जो स्तूप बनता था वे हमेशा अर्धचंद्राकार बनता था, कुछ ऐसे ही। ठीक, जैसे कि आपके सांची में जिसे अशोक द्वारा बनवाया गया था, वहाँ पर भी देख लीजिए बौद्ध की ही नगरी है, सांची का स्तूप और अर्धचंद्राकार डिजाइन में ही बना है। तो अब ये देख लीजिए चित्र में अर्धचंद्राकार कौन सा है, जो होगा वही इसका सही आंसर है। तो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। म्यांमार, कोष्टक में लिखा है बर्मा। तो बर्मा क्यों लिखा है? तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, इसलिए कोष्टक में बर्मा कर दिया गया है। म्यांमार में अगस्त 2012 तक हर प्रकाशन अखबार के लेख, कार्टून, विज्ञापन तथा चित्र सहित कि वहाँ के सूचना मंत्रालय के प्रेस जांच और पंजीकरण विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता थी। इसका मतलब ये कह रहा है कि 2012 तक जितने भी हम विज्ञापन बनाते थे, हर चीज़ जो भी हम बनाते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर कोई फिल्म हमको दिखाना है, तो उसके लिए हमें सूचना मंत्रालय से क्या जानकारी लेना पड़ता था, भैया इसे हम पब्लिक को दिखाएं या नहीं दिखाएं। ठीक है, आगे लिखा है सेंसरशिप के इस कानून में म्यांमार में निम्नलिखित में से किस पर रोक लगा दी थी?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, मुझे पता है कि सर जैसे सेंसरशिप क्या है, क्या कैसा होता है, क्यों रोक लगाया है, तो इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी सुन लीजिए। देखिए, जब भी हम कोई भी फिल्म बनाते हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिल्म बनाते हैं, फिल्म रिकॉर्ड करते हैं। फिल्म रिकॉर्ड करने के बाद जब हमारा फिल्म पूरी तरह से एडिटिंग वगैरह हो जाता है, हर एक चीज़ एडिट करने के बाद उसे हम सूचना मंत्रालय के पास लेकर के जाते हैं कि भैया ज़रा इसको देखिए, इसको हम सब पब्लिक को दिखाएं या नहीं दिखाएं। पहले रिलीज डेट फिक्स नहीं करते हैं कि कब रिलीज़ होना है, ठीक है। अब वो बोलते हैं ठीक है भैया, आपकी मूवी में कोई दिक्कत नहीं। और यदि कहीं पर दिक्कत होता है, जैसे जैसे दिक्कत मतलब कैसे, जैसे कहीं पर बच्चों को शोषण होना दिखाया जाता है, अश्लीलता दिखाया जाता है कि मतलब गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो सेंसरशिप वाले क्या बोलते हैं, भैया नहीं, इस स्क्रिप्ट को आप काटो, ये सही नहीं है। फिर वो कटने के लिए फिर एडिट होता है, फिर उसको काट के फिर वो देखते हैं, है ना, फिर जा कर के वो अनुमति देते हैं। जैसे कि बहुत सारे मूवी में आप गाली वगैरह सुनने आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गाली वगैरह कटवा दिया जाता है, लेकिन आजकल सेंसरशिप वाले भी पास कर देते हैं। इसका ये रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि सेंसरशिप भी 3-4 प्रकार की होती है। उसके बारे में कभी मैं अलग से क्लास लूँगा तो आपको समझा दूंगा कि कभी कभी आपके मूवी देखा होगा आप, ऐसे लिखा रहता है यूजलेस भी करके लिखा रहता है, फिर आवा लिखा रहता है ना, ये सब सेंसरशिप का वो सर्टिफिकेट होता है। हर एक मूवी आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा कि बाकी ये मूवी सर्टिफाइड है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 और 19 देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ना होगा जो यहाँ पर दिया है, तब जाकर के उसका आंसर आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। देखिए, कठिन इलाके में पानी ले जाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों ने सिंचाई और मानव खपत के लिए अभिनव तरीके विकसित किए हैं। कठिन इलाके का मतलब ये होता है ऊंची पहाड़ी पर ले जाना, या फिर जहाँ पानी नहीं है बहुत दूर दराज पानी ले जाना। जैसे कोई गांव हो गया, जैसे राजस्थान सबसे अच्छा उदाहरण है, वहाँ पानी नहीं है तो लोग बहुत दूर दूर से पानी लेकर के आते हैं। इनके बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर उल्लेख किया है मेघालय के बारे में। मेघालय में बांस के पाइप का एक विशाल और जटिल नेटवर्क एक आधुनिक ड्रिप सिंचाई जैसे कार्य करता है। मतलब वहाँ पर देखिए हम लोग पाइप का यूज ना करके और बांस को ही काट लिए और बांस को अंदर कर दिए होल पूरा, तो बांस हो गए पोंगटे टाइप से, और उससे पानी एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के आते हैं। जैसे आप पाइप का यूज़ करते हैं, पीवीसी पाइप होता है ना, ठीक वैसे ही मेघालय पर बांस का यूज़ करते हैं। और इस सिंचाई का नाम क्या है, तो इस सिंचाई का नाम है ड्रिप सिंचाई। इस बात को याद रखना, या इसे टपकन पद्धति भी बोलते हैं। अच्छा, ड्रिप क्यों बोलते हैं, अगर किसी के मन में प्रश्न हो तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब पानी गिरता है तो बूंद बूंद के रूप में गिरता है, और बूंद बूंद के रूप में गिरने के कारण इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं, या टपकन, क्योंकि टपकता है, टप टप टप, कुछ ऐसा। चलिए, इसमें पानी बल्ब, पाइप और अन्य समान उपकरण के एक मीटर के माध्यम से पौधे की जड़ें तक धीरे धीरे टपकता है, और इससे पानी की बचत होती है। देखिए, इससे क्या होता है, पानी को अपन ऐसे बहाते नहीं है, धीरे धीरे टपकते रहता है, टपकते रहते हैं, तो इससे पानी की हमारी बचत होती है। ठीक, बहाते नहीं अपन, क्योंकि भाई हिमालय है ना, हिमालय पहाड़ी पर स्थित है, और हिमालय आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बादल टकरा रहा है, इसलिए इसका नाम हिमालय पड़ा। मेघालय, मेघालय मतलब वहाँ पर ऐसा लगे कि मेघ टकरा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सर्दियों के मौसम में बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग अधिकतर एक पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपसे यही पूछेगा कि वह पौधा कौन सा है, पौधा को पहचानो जिसमें कम पानी लगता है, कम पानी से सिंचाई करने के बाद हम उसे अच्छा पैदावार कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है जैतून, नारियल, खजूर या काली मिर्च। तो इसका सही आंसर होगा काली मिर्च, इस करेक्ट आंसर। देखिए, काली मिर्च एक ऐसा पौधा है जिसमें कम पानी लगता है, और हम टपकन पद्धति या टपकन विधि के तहत उसको सिंचाई करके अच्छा पैदावार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, बांस की सिंचाई विधि ज़्यादातर या फिर बांस की सिंचाई विधि द्वारा जयंतिया, खासी एवं गारो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि गारो, खासी, जयंतिया क्या है। तो ये मेघालय में पर्वती हैं। मेघालय में 3 ही पर्वत है जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया, और यहाँ रहने वाले जनजाति को भी लगभग इसी नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहाड़ियों के क्षेत्र में ज़्यादातर पानी किसी एक स्रोत से प्राप्त होता है, इसकी पहचान करें। अब देखिए ये सिंपल सा है, जो पहाड़ में रहता है वो पानी कहाँ से प्राप्त करेगा, तो कुछ पहाड़ से ही तो तकनीक निकालेगा ना। तो ऑप्शंस की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन कहता है पास के पहाड़ी नदियों से,
दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी से, तीसरा गहरे कुएं और टंकी से, चौथा सीधे वर्षा के जल से। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा पास के पहाड़ी नदियों से। देखिए जो पहाड़ में रहेगा वो पहाड़ से ही पानी निकालेगा, वो कहीं दूर से आने का नहीं सोचेगा, क्योंकि पहाड़ इतना चढ़ना भी तो है ना मटकी में पानी भर के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 आपका राजनीति से संबंधित है, और यकीन मानिए आपको यहाँ पर बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ 2009 लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ 2009 में सरकार किसका था। तो 2009 में हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, अर्थात कांग्रेस। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। 2009 का जो है लोकसभा चुनाव का परिणाम दिखाए गए हैं, जैसे यूपीए, एनडीए, कम्युनिस्ट दल और अन्य इतनी इतनी सीट लेकर के आई थी। ये इनका नाम हो गया और ये इनकी टोटल सीटें हो गई। ठीक है, यूपी लेकर के आए थे 262 सीट। और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2009 के चुनाव में यूपीए कुल कितने सीट लेकर के आया था। जब भी कभी यूपीए बोले तो यूपीए का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कांग्रेस और अन्य उसके सहयोगी दल, इन्हें कहते हैं हम यूपीए। और जब भी कभी एनडीए बोले तो एनडीए का मतलब होता है बीजेपी प्लस उसके सहयोगी दल। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि एएसके आखिरकार सहयोगी दल क्या कहलाता है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए जैसे सपोज दैट हमको 10 सीट मिल जाएगा तो कोई व्यक्ति अपना सरकार बना सकता है। समझिए, गौर कीजिएगा, 10 सीट में से सपोज दैट बीजेपी को 8 ही सीट मिला और यहीं पर कांग्रेस को मिल गया 6 सीट। ठीक, और अन्य कहाँ गया, तो अन्य छोटे छोटे दलों को मिल गया सीट। ठीक, चलिए तो अब एनडीए और यूपीए का मतलब क्या होता है। एनडीए का मतलब होता है कि भैया बीजेपी, तो बीजेपी के साथ अन्य छोटे छोटे दल यदि गठबंधन कर लें, गठबंधन मतलब चलो बोले भैया ठीक है हम आपको समर्थन करते हैं, आपको 2 सीट चाहिए, आप मेरे से ले लीजिए और सरकार बना लीजिए, लेकिन शर्तें ये हैं कि मैं अपना बहुमत आपको दे रहा हूँ, मैं अपना मत आपको दे रहा हूँ, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे भी व्यक्ति को मंत्री बनाना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी मंत्रालय दे दो, छोटा मोटा कोई भी दे दो, लेकिन मंत्री बनाना पड़ेगा। तो बीजेपी वाले बोले ठीक भैया चलो आप सहयोग तो करो, मैं आपको मंत्री बनाऊंगा। तो ये अपना दोनों जाकर दे दिए समर्थन, और समर्थन ऐसा इन्होंने किया कि हम जीवन भर आपके साथ रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे हम। तो बन गया ना एनडीए, क्योंकि बीजेपी के साथ और लोग मिल गए तो बन गया एनडीए। अब टर्म्स एंड कंडीशन ये होता है कि अगर जैसे बीजेपी को यहाँ पर कितनी 10 सीटें चाहिए। ठीक है, समझिएगा, इस पर थोड़ी गौर करना। 10 सीटें चाहिए बीजेपी को और 10 में 10 लेकर के आ गया, तो क्या सर ये जो छोटे छोटे दल थे ये इसका साथ छोड़ देंगे या बीजेपी इनको भगा देगा कि नहीं जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ठीक है आज तो ये 10 में 10 सीट लेकर के आ गए हैं, लेकिन यदि कल नहीं ला पाए हैं और इनको भगा दिए एटीट्यूड से कि जाओ मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये भगा दिए तो ये उठ करके तो इधर चले जाएंगे कांग्रेस के साथ, है ना। फिर अगर कल का इनको ज़रूरत पड़ा तो ये समर्थन नहीं देने वाले हैं। बोले कल का तुम्हें तुम्हें तो बहुत घमंड आ गया था, मतलब तुम बड़े घमंड में जी रहे थे, हम जब तुमको समर्थन दिए तो सरकार बन गया और आज तुम्हारे 10 के 10 सीट आ गए तो हमको भगा दिए थे, इसलिए ये सरकार कभी नहीं बना पाएंगे फिर। इसलिए इसका कारण ये होता है कि ये सब साथ में एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे थोड़ा बड़ा। देखिए राजनीति का मसला है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, लेकिन यकीन मानिए आपको बेहतर समझ आएगा थोड़ी आगे चल के। और यदि एस के क्लासेस से जुड़े हैं तो जैसे ही ना 11वीं 12वीं को मैं पढ़ाऊँगा पॉलिटिक्स, तो उसका लेक्चर आप देख लीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही बेहतर नॉलेज होगा आपको। आप क्लास 10th में रह करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है ये आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता डैश 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 का सदस्य होगा। अब देखिए भैया विपक्ष का नेता कौन बनता है इसको भी समझ लो। देखो जो सबसे ज़्यादा सीट लाती है वो बनता है पक्ष का, मतलब उसका बनेगा सरकार, और जो उसके बाद सबसे कम सीट लाती है वही है विपक्ष का नेता। तो इसमें विपक्ष का नेता बनेगा कौन, एनडीए। ठीक है, क्योंकि उसके पास सीटें 159। मुझे उम्मीद है इसको आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है पोगल और थाई पोगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा कि तमिलनाडु में मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम बताइए। ऑप्शन दे देगा पोगल, ऑप्शन दे देगा नोगल, सोगल, डोगल। तो सही आंसर क्या होगा, पोगल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना।
तो पोगल और थाई पोगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो स्थानीय मान्यता के अनुसार सूर्य की अपनी दक्षिण सीमा से उत्तर की ओर यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है। मतलब ऐसा वो मानते हैं कि सूर्य भगवान दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है और जिसे हम कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि सूर्य भगवान का उत्तर दिशा की ओर दिखना। और इसको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 या 2 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। उसका लेक्चर अपलोड तो नहीं होगा, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसका लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए, यह भारत के अधिकांश हिस्से में मनाए जाने वाला मकर संक्रांति के त्यौहार के साथ मेल खाता है। जैसे आप अपने यहाँ मकर संक्रांति में मनाते हैं, वैसे ही वे मनाते हैं वहाँ पर पोगल और थाई पोगल। चलिए आगे देखते हैं। तो सिंपल से ये पूछा स्टूडेंट्स कि ये त्यौहार किस तिथि को, मतलब कब और किस महीने को मनाया जाता है। सिंपल सा यार, तो मकर संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं? मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को मनाते हैं, तो ये त्यौहार भी तो जनवरी में मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सरल। देखिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यकीन मानिए आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, बहुत कठिन नहीं है कुछ भी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा है नीचे अजंता की गुफा दिखाई गई है, और अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये चीज़ मैं कंफर्म कर देता हूँ। देख लीजिए अजंता की गुफा कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक, 1 सेकंड, हाँ देख लीजिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्या है आखिर का हमारा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से चित्र इन गुफा में पाए जाने की संभावना है? अब गुफा है तो कौन सा चित्र यहाँ पाया जाएगा अजंता में? देख लो, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, गौर करो सभी चित्रों को, मैं सभी जूम कर दिखा देता हूँ। चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, सॉरी चित्र नंबर 3 है ये, ठीक है, लेकिन आप 2 ही समझो। आगे देखो, चित्र नंबर 3, चित्र नंबर 4। अब देखिए गुफा है तो गुफा में 2-3 चित्र ही मिलने की संभावना है। पहला नंबर ये कोई जीव जंतु का बना होगा, ठीक है। दूसरा नंबर ये भील आकृति बना होगा। ये तो भाई रानी लक्ष्मीबाई टाइप से लड़ाई करने का है, तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। ना ही ये उपदेश देने वाला चित्र बनेगा। तो अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शंस और एक इसमें सही आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, अजंता की गुफा में कभी भी कोई जीव जंतु का चित्र बना ही नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भारत के निम्नलिखित राजधानी शहरों में से एक को आसपास के छोटे नागपुर पर्वत में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरनों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, 2000 ईस्वी में इस भारतीय राज्य के बनने के बाद से ही यह शहर इस राज्य की राजधानी रह चुका है। तो शहर की पहचान करें। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि झरना का शहर किसे कहा जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ऑप्शन भोपाल, रांची, नागपुर, देहरादून। तो भोपाल को तो तालाब की नगरी कहा जाता है, ठीक, तो ये तो है नहीं, ठीक है। अब बचा रांची, नागपुर और देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में है, यहाँ पर दून और द्वार की घाटी है, यहाँ पर कोई झरना है नहीं, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। बचा नागपुर और रांची, तो इसका सही आंसर होगा रांची इज करेक्ट आंसर। रांची को झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है और ये राजधानी भी है। नागपुर राजधानी नहीं है, महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर नहीं है, ठीक है, मुंबई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक जानकारी पढ़ना है, और जानकारी पढ़ने के बाद ही इसका आंसर हम बेहतर तरीके से दे पाएंगे। हमारा जानकारी ये लिखा है, यहाँ आधुनिक भारत की सीमा का एक नक्शा है। मतलब आज का भारत कैसे दिखता है, ये नक्शा दिखाया गया है। जो देसी राज्यों का मतलब ये होता है जहाँ पर अंग्रेज कब्जा नहीं किए थे या अंग्रेज शासन नहीं किए थे। और 1860 में अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित प्रदेश दर्शाया गया है। मतलब इस मैप में जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन किए थे और जहाँ जहाँ अंग्रेज शासन नहीं कर पाए थे, ये दोनों चीज़ दिखाया गया है। जो आप ब्लैक से देख रहे हैं ना, डार्क में है, वहाँ पर अंग्रेज का शासन था, और जो लाइट में है वहाँ पर अंग्रेज का शासन नहीं था। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न हमारा क्या कहता है। इस मानचित्र के अनुसार 1860 में
मूल राज्यों ने आधुनिक भारत के लगभग कितने क्षेत्रफल का हिस्सा गठित किया था। मतलब ये बोला गया स्टूडेंट्स कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल अंग्रेज का कब्जा था। तो इसका सही आंसर होगा 45%। इस टोटल मैप में आप देखेंगे तो लगभग 45% पर अंग्रेज का कब्जा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत का शासन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन द्वारा ले लिया गया था। 1858 तक जिन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं किया गया था वे 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत तक मूल राज्य बने रहे। मतलब 1858 तक जिस जिस क्षेत्र में अंग्रेजों को कब्जा करना था वो कर लिए थे। 1858 के बाद उन्होंने कब्जा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई थी। इस कारण अंग्रेज भी थोड़े डरने लगे थे कि भारत देश के लोग अब शांत नहीं बैठना। चलिए आगे देखिए, मूल राज्यों के सरकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शासित थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के तहत थे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन यूनाइटेड किंगडम डैश 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 से गुजरता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस इज करेक्ट आंसर। जो ग्रीनविच एक रेखा होती है स्टूडेंट्स, जहाँ से मानक समय लिया जाता है, जहाँ से आपके समय की गणना होती है, वे आपके फ्रांस से गुजरता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हमारा प्रश्न कहता है अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार जैकब लॉरेंस ने द माइग्रेशन ऑफ द नीग्रो नामक चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, इस श्रृंखला के चित्रों ने इस प्रवास के कुछ कारणों को दर्शाया। प्रवास का एक कारण अन्य क्षेत्रों में अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए उपलब्ध बेहतर शिक्षा के अवसर थे। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र उसकी बेहतर शिक्षा की आशा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन से चित्रों की इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी। ये चित्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यह कविता वन वे टिकट लॉन्ग स्टोन ह्यूज द्वारा 1949 में लिखी गई थी। कविता क्या है ये नीचे लिखा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी चुनता हूँ और ट्रेन पर लेकर जाता हूँ। मैं तंग आ गया हूँ जिम क्रो के कानूनों से। वे लोग जो क्रूर हैं, डरे हुए हैं, जो वध करते हैं और भाग जाते हैं, जो मुझसे डरते हैं और मैं उनसे। आगे ब्रैकेट में लिखा है जिम क्रू कानून क्या है। तो इसके बारे में ये है अश्वेत जो काले होते हैं, ठीक है, ये अमेरिका का कानून है और ये बहुत ही गंदा कानून है। वहाँ पर काले गोरे का बहुत भेदभाव किया जाता है अमेरिका में। हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अश्वेत एवं गोरों के लिए अलग अलग सुविधाओं से संबंधित कानून, इसे कहते हैं जिम क्रू कानून। ये सच में यार अमेरिका में बहुत ही गलत है। जो काला है उसके साथ भेदभाव होगा कि ये काला है, उसका कानून ही अलग होता है। ठीक है, और लिच क्या है, किसी की हत्या कर देने वाली भीड़, और इस भीड़ में फिर मर भी जाते हैं कई लोग। और अभी लगभग 6 महीने पहले यहाँ पर मुद्दा उठा था गोरे और काले को लेकर के। ठीक, चलिए यह अफ्रीकी अमेरिकी प्रवासियों के निम्नलिखित अनुभव में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर, हिंसा के डर में जीना, यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दी गई अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में कई वर्ष में रह रहे अफ्रीकी अमेरिकियों की कुल प्रतिशत की जानकारी प्रदान करता है। और आप देख लीजिए इस टेबल में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितने अमेरिकी रहते हैं और कहाँ पर कितने अफ्रीकी रहते हैं। ठीक, ये 1900 से लेकर के 2000 के बीच का डेटा है। उत्तर पूर्वी में आप देख लो 1900 में 1.8% लोग रहते थे। ये सब डेटा आपके सामने मेंशन है, डेटा को आप देख लीजिए। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। यह जानकारी बताती है कि अमेरिकी के महाप्रवास के दौरान लोग डैश 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 से अन्य क्षेत्र में जा रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी क्षेत्र। आप पूरा डेटा को एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादातर लोग देख लीजिए अंतिम में दक्षिणी क्षेत्र में ही थे, देख लीजिए पूरा।
ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिणी क्षेत्र। आगे चलते हैं, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न नंबर 30 और 31 का उत्तर दें। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है। केवल तल की योजनाओं के आधार पर इन दोनों स्मारक डैश 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 होने की संभावना है। देख लीजिए, ये इटली का है और ये है भारत के स्मारक। इटली में ऐसे बनते हैं घर, देख लो भैया, यहाँ पर हर चीज़ दिखाया गया है। और हमारे भारत देश में ऐसे बनते हैं। हमारी इटली में क्या बोलेंगे, बीच में ग्राउंड छोड़ देंगे, यहाँ पर स्पेस और आजू बाजू घर, और इधर से गली इधर से गली। ठीक, भारत देश में बीच ग्राउंड, इधर घर इधर घर इधर घर इधर घर, और चारों तरफ गली गली गली। ये है भारत देश के स्मारक। चलिए अब देखिए, इसके रहे 4 ऑप्शंस, 4 बाग, समान संख्या में कमरे, मीनार या एक गुंबद। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, एक गुंबद इस करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। दिए गए तल योजना के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए भारतीय स्मारकों में से किसके होने की संभावना है। मतलब ये कई सारे इमेज हैं, तो कौन सा इमेज भारतीय स्मारक का हो सकता है। और आप भारत देश के हैं तो आपको पता ही हो कि भारत में कैसी इमारतें बनाई जाती है। ये जैसे कि ऊपर आपने देखा, ये तो बौद्ध का है। ठीक, तो ये तो भारत का है नहीं, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। ठीक, ये ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेगा हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर जो है। ठीक, ये फूल पत्ती अपने भारत देश में ऐसे बनते नहीं हैं। ठीक, ऐसे इमेज आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर वेधशाला होते हैं वहाँ। और ऐसे इमेज ये ताजमहल वगैरह कहाँ बनते हैं आपको पता है। ठीक, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन से कवर